रिसेंटली मुझे सबसे ज्यादा जो डाउट्स आए हैं आपके वो यही थे कि मैम क्या रीनीट होने के बाद में काउंसलिंग का प्रोसेस भी चेंज होने वाला है, क्या उसके अंदर भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो बच्चे देखो, काउंसलिंग के प्रोसेस में किसी भी तरह का चेंज लाना अभी एनटी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमेशा से जो प्रोसेस चलता आया है वही फॉलो होगा इस बार भी। बट हाँ, चीजें डिलेड जरूर है क्योंकि आपका रिजल्ट भी डिले हो चुका है, सो ऑब्वियसली काउंसलिंग का प्रोसेस भी काफी हद तक अब डिले होने वाला है। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देना अपने मेडिकल सीट पे, जो अभी तुमको सबसे ज्यादा तुम्हारा वही फोकस होना चाहिए। तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस थिंग, बट कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लो किसी बच्चे के 450 नंबर आ रहे हैं और किसी के 430 नंबर आ रहे हैं, अगर उसने सही काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं यूज किया, अगर उसको सही तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी आई, उसको पता ही नहीं है बेसिकली काउंसलिंग में बैठना कैसे है, तो वो 430 वाला बच्चा भी जो है एडमिशन ले जाएगा, वो 450 वाला रह जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि आपका एग्जैक्टली आपको कैसे सीट अलॉट होती है, क्या प्रोसीजर होता है, कौन इसको कंडक्ट कराता है, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ताकि आप डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट अपने जो है अभी से प्रिपेयर करना, अपना इकट्ठा करना और एक फोल्डर बना के भाई उसको शुरू कर दे। ठीक है, तो यस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे आता है कि तुम्हारा पूरा जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हुआ है, नीट के अंदर आपको किस तरह से सीट्स अलॉट की जाती है। तो बच्चे यहाँ पे दो पार्ट्स में हमारा सीट्स डिवाइडेड होती है, एक होता है ऑल इंडिया लेवल पे जहाँ पे पूरा जो नेशन वाइड बच्चे जो है सब एलिजिबल है इसके अंदर, यहाँ पे कोई स्टेट कोटा कुछ अप्लाई नहीं होगा, सो एवरीबडी इज एलिजिबल फॉर दिस 15% ऑफ द सीट्स। और ये जो 15% सीट होती है बच्चे, इसकी काउंसलिंग जो होती है दैट कम्स अंडर योर ऑल इंडिया कोटा, ये आपके ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती है जिसको एमसीसी कंडक्ट कराता है। ठीक है, मेडिकल काउंसिल आपका जो है इसको कंडक्ट कराएगा बेटा जी। एंड इसके अंदर फर्दर आपकी कौन कौन सी सीटें आती हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो सबसे पहले तो यार यहाँ पे आपके सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में केवल 15% सीट्स के लिए ये मतलब 15% सीट्स की जो है काउंसलिंग ये कराते हैं, क्योंकि मेजर आपका जो रहता है वो सारा स्टेट में चल जाता है। अभी उधर भी मैं आऊंगी। उसके बाद आती है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे 100% सीट्स जो है, पूरी 100% सीट्स की काउंसलिंग जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है वो सब की सब जो है आपके ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती है। फिर आ गई भाई आपके एम्स आ गए, एएफएमसी आ गए, इनकी 100% काउंसलिंग, एम्स न्यू दिल्ली है, कोई भी मतलब एम्स का कोई भी ब्रांच होने वाला है, या इवन आपका एएफएमसी जो है यहाँ पे 100% जो काउंसलिंग होगी वो आपकी ऑल इंडिया कोटा के अंदर होगी। तो कोई भी बच्चा जो है एम्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको जो है एआईक्यू के अंडर जो है अपनी काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अब आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटीज बेसिकली क्या होती है, ये आपकी वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आधी प्राइवेट होती हैं और आधी सरकार के अंडर होती है। ठीक है, इनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज कहा जाता है। एंड यस ये आपके अगेन 100% पूरा का पूरा ऑल इंडिया कोटा के अंदर होती है। यहाँ पे जितनी भी आपकी सीटें अलॉट होंगी वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आएंगी। उसके बाद आती है आपकी जिपमर, जिपमर के 2 जिपमर इसमें आते हैं, देन डीयू के कुछ कॉलेजेस, आईपीयू के कुछ कॉलेजेस, एंड उसके अलावा ईएसआईसी और आपका सीडब्ल्यू कोटा के कॉलेजेस भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आपका ये सवाल होगा कि मैम हम क्या दोनों काउंसलिंग में बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हो बच्चे, आप जो है ऑल इंडिया कोटा के अंदर तो आप एलिजिबल हो ही, ठीक है, इसके अलावा आप स्टेट कोटा के अंदर भी एलिजिबल होते हो, एंड दोनों की काउंसलिंग का प्रोसीजर अलग अलग चलता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्टेट अथॉरिटीज इसको कंडक्ट कराती है, इसको एमसीसी कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पे जब आप काउंसलिंग के लिए बैठते हो तो इसका काउंसलिंग का प्रोसेस बिल्कुल ही अलग चलेगा और इसका काउंसलिंग का प्रोसेस बिल्कुल अलग चलेगा। एंड हाँ, यही पे सबसे ज्यादा जो होती है आपकी ना युद्ध रहता है बिल्कुल ही, कि आपको दोनों के अंदर जो है बैलेंस करके चलना पड़ता है, आपको इधर की काउंसलिंग भी देखनी है और इधर की काउंसलिंग भी देखनी है, और इसीलिए आपको काउंसलिंग एक्सपर्ट्स की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, चलो अब आते हैं, वो भी मैं बताऊंगी आपको काउंसलिंग एक्सपर्ट्स कैसे यहाँ मिल सकते हैं। हम आपको सारी चीजें, सारे बेनिफिट्स उस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए स्पेशली जो है एक अलग से चैनल खोल दिया गया है। ठीक है, तो यस बेटा जी, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है आपके 85%, ठीक है, 15% जो है आपके ऑल इंडिया कोटा में आ गए और यहाँ पे जो है बचे हुए आपके 85% वो सारे आ जाते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस बेटा, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उन सब की काउंसलिंग स्टेट कोटा के अंदर आती है। ठीक है, तो पूरी 100% यहाँ पे रहेगी। एंड इसके अंदर होती है ओपन सीट्स, प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पे ओपन सीट होती है। इसका मतलब क्या होता है,
सो बेसिकली जितने भी स्टेट कोटा की जो सीट्स होती है वो डोमिसाइल के हिसाब से आपको मिलती है। डोमिसाइल क्या होता है? दैट इज समथिंग हैविंग द क्राइटेरिया कि आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो, वो होता है डोमिसाइल। एंड आई थिंक आप सभी के पास डोमिसाइल होगा अपनी अपनी स्टेट्स का। फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके पास राजस्थान स्टेट का डोमिसाइल होता है, और वो इस बेसिस पे मिलता है कि आपकी वहां पैदाइशी है या फिर आपने वहां से 11वीं सॉरी आपने वहां से 10वीं और 12वीं किया है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं हर स्टेट के, अगर आपका वो फुलफिल हो रहा है तो आपको वहां का डोमिसाइल आपके पास होता है उस स्टेट का, एंड उस डोमिसाइल के बेसिस पे आप उस स्टेट कोटा के अंदर एलिजिबल होते हैं। तो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो अगर आप राजस्थान के हैं तो आपको राजस्थान की ही सीटें मिलेंगी, आप पंजाब हरियाणा या और किसी स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बट वही अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पे होती है ओपन सीट। ओपन सीट बोले तो कि अगर आप राजस्थान से हैं तो भी आपके स्टेट के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस में हरियाणा का बच्चा भी आ सकता है, दिल्ली का भी आ सकता है, एंड दूसरी यूपी का भी आ सकता है, कोई भी स्टेट का आ सकता है। यही होती है ओपन स्टेट्स, ठीक है, ये होती है ओपन सीट्स, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राइवेट में मिलेगी, गवर्नमेंट में नहीं होती है। उसके अलावा सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी सीट्स जो है उसकी काउंसलिंग भी आपका यही स्टेट कोटा के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉम्पिटिटिव है क्योंकि 15% है, नेशन वाइड बच्चा जो है इन सीटों के लिए लड़ता है, ठीक है। ये बिल्कुल ये लगा लो टॉप क्रीमी कॉलेजेस होते हैं जो बच्चों को मिलते हैं। एंड उसके अलावा स्टेट कोटा जो होता है कंपैरेटिवली यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो है कंपटीशन कम हो जाता है काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। तो आपको लेकिन बैठना दोनों में ही है, ठीक है, दोनों आप बैठेंगे, स्टेट में भी और ऑल इंडिया में भी। अब पूरा मैं आपको ना यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली आपका काउंसलिंग का प्रोसेस यहाँ कैसे चलता है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे बेटा जी, सबसे पहले जो है आप एमसीसी की साइट पे जाएंगे, ठीक है, वहां पे जो है आपको मतलब आपको जो है एमसीसी जो होती है वो अपना एक शेड्यूल रिलीज करता है काउंसलिंग का कि काउंसलिंग शुरू हो गई है, ठीक है। उसका पब्लिक नोटिस जैसे ही आएगा हम भी आपको इस चैनल के ऊपर बता देंगे, राइट। तो जैसे ही वो पब्लिक नोटिस आएगा वो शेड्यूल आपके पास आ जाता है, उसी लिमिटेड टाइम के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है, और उसी रजिस्ट्रेशन पीरियड के अंदर आपको अब रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है बेटा जी। आपको क्या करनी है, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, एंड रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिशियल साइट होती है दैट इज mcc.nic.in, राइट। उसके बाद बच्चे आप वहां पे रजिस्टर करने के बाद में आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। इन स्टेप्स में कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी तो हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स आपको गाइड कर देंगे। कहीं पर भी आपको लग रहा है कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो डोंट वरी, वी हैव अ वेरी गुड टीम विद अस जो आपको हेल्प करने वाले हैं इन सारे प्रोसीजर्स में। बाकी देखो ये वाला प्रोसेस बहुत इजी होता है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि अभी भी आपने जो है नीट के लिए अप्लाई किया था तब भी आपने सेम ही चीजें की थी। बाकी हम चैनल पे भी आपको बता देंगे आपको कैसे ही करना है, इट्स अ इजी प्रोसेस, ठीक है। अब देखो सुनो, अब कुछ बच्चे ऐसे होने वाले जिनको केवल और केवल सरकारी ही जो है कॉलेज चाहिए। तो देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर आपको जो है काउंसलिंग में बैठना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है 1000 रुपीज, ठीक है। एंड यहाँ पे होता है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट, राइट। ये रजिस्ट्रेशन फीस तो देखो भाई वो लेंगे अपनी, एंड दिस इज नॉन रिफंडेबल। वहीं अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी डिपॉजिट की तो ये आपका डिपॉजिट है, ठीक है। ये काउंसलिंग पीरियड तक जो है उनके पास डिपॉजिट रहता है, जैसे ही वो काउंसलिंग पीरियड खत्म हो जाता है आपको ये रिफंड वापस मिल जाता है। अब आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी पे, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी काउंसलिंग करानी है तो उसकी फीस कंपैरेटिवली थोड़ी हायर साइड पे होती है, 5000 उसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, एंड 2 लाख के अप्रॉक्स जो है वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है। अब आते हैं बेटा लास्ट प्रोसेस दैट इज द चॉइस फिलिंग, जो आपकी तरफ से एक फाइनल प्रोसेस होने वाला है। लेकिन ये फाइनल है लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही मैंने बोला कि अगर आपको बेटा ये वाली चीज नहीं आई ना करनी, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी आई अच्छे से, तो आप जो है अच्छा खासा कॉलेज लेने का जो भी आपका मौका है उसको चूक सकते हैं, ठीक है। यही पे आपकी जो है सारी कहानी आगे अटक जाती है कि प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे बनानी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। सो वंस यू हैव डन योर चॉइस फिलिंग, एक बार आपने अपनी चॉइस फिलिंग कर गए, उसके बाद जो है आप एंटर करते हैं इन द राउंड 1, है ना। राउंड 1 में राउंड काउंसलिंग के कई सारे राउंड्स होते हैं, बेसिकली राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, 4, 5, देन उसके बाद स्ट्रे वैकेंसीज आ जाती है, कई बार 7-8 राउंड तक भी चला जाता है। सो डिपेंडिंग, ठीक है, कि आपका जो है कितनी कितनी सीटों में भर रहा है।
एंड सेम यही सेम चीज, ये मैं एमसीसी का काउंसलिंग यहाँ पे अभी आपको बता रही हूँ, सेम प्रोसेस आपका स्टेट काउंसलिंग का भी चलेगा पैरेलली। वहां पर भी जो है सेम चीजें आपको करनी होगी, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट करनी होगी, एंड उसके बाद में जो है फाइनली वहां पर भी आप जो है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को भरेंगे एंड देन यू विल बी सिटिंग इन द स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, तो दोनों चीजें पैरेलली चलती है। अब राउंड 1 में जब आप देखेंगे बेटा, जैसे ही यहाँ का रिजल्ट आएगा, सीट मैट्रिक्स ये जो है निकालते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखो जी, अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो सिंपल सी चीज है कि राउंड 1 में आपको जो है कॉलेज नहीं मिला एंड आप डायरेक्टली जो है राउंड 2 में चले जाते हैं, आप सीधा सीधा राउंड 2 में यहाँ से पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप राउंड 2 की काउंसलिंग में जाके बैठेंगे। अब आते हैं, अगर आपको एडमिशन मिल गया, इन केस अगर एडमिशन मिल चुका है आपको, तो बच्चे उस केस में आप क्या करेंगे, आइदर यू विल बी कीपिंग, या तो आप उस सीट को रख रहे हैं, लेकिन अगर मान लो कि आप जो है वहां पे सेटिस्फाई नहीं हुए, आपको वो सीट नहीं रखनी, तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीधा सीधा फ्री एग्जिट कर जाओ वहां से, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे आपको जो है विलिंगनेस का फॉर्म आपको दिया जाता है, उसको आप भरिए एंड यस यू आर रेडी फॉर द अपग्रेडेशन। ठीक है, अब जैसे ही आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं, अब बेटा यहाँ पे जो आपको जो भी कॉलेज मिला था, ठीक है, यू आर नॉट बेसिकली हैविंग एनी राइट ओवर दैट सीट, अब वो सीट आपकी नहीं है। अब आप फ्रेश बिल्कुल जो है राउंड 2 में जाएंगे, फ्रेशली वहां पे सारे प्रोसेस को जो है दोबारा से फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर से प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, फिर से जो है आप राउंड 2 की काउंसलिंग में बैठेंगे एंड फिर वहां पे जब स्टूडेंट्स रिजल्ट आएगा आपका, तो रिजल्ट आके अगेन सेम चीज होगी, या तो आपको एडमिशन नहीं मिल रहा होगा, एडमिशन नहीं मिल रहा होगा तो फिर से आप राउंड 3 पे चले जाते हैं। ठीक है, राउंड 3 पे चले गए, और अगर मान लो कि आपको जो है एडमिशन वहां पे मिल चुका है, लेकिन अगेन आपको जो है फिर भी दिक्कत आ रही है कुछ, तो आइदर यू विल कीप इट, या तो आपने वो सीट रख ली, और अगर नई सीट रखी है तो यहाँ भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा आप याद रखिएगा, इधर अगर आप फ्री एग्जिट लेते हैं पहले राउंड में, तो आपको जो है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाता है, लेकिन यहाँ आपको जो है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा, ये बात आप याद रखेंगे। एंड उसके अलावा अपग्रेडेशन जो है आप यहाँ पे जा सकते हैं, आप अपग्रेडेशन कीजिए एंड सिट फॉर द राउंड 3। राइट, राउंड 3 में बैठेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एडमिशन नहीं मिला तो चौथे राउंड में जाएंगे, और एडमिशन मिल गया तो फिर से बेटा जी आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए, इधर तक आते आते आपके पास में अपग्रेडेशन और साथ ही फ्री एग्जिट, ये दोनों ही ऑप्शन नहीं बचते। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पर नहीं बचेंगे तीसरे राउंड के अंदर, यानी यहाँ बेटा जी जो आपको एडमिशन मिला है वही सीट आपको रखनी ही पड़ेगी, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही जो है सारी की सारी जो है आपको दिमाग लगाना है। अब देखो ऐसे में मान लो यहाँ पे एक बच्चा था, उसको राउंड 2 में एक अच्छा खासा कॉलेज मिल रहा था, लेकिन वो नहीं सेटिस्फाई, उसने अपग्रेडेशन के लिए जो है अप्लाई कर दिया, अब अपग्रेडेशन में उसको और बेकार कॉलेज मिल गया। तो इसलिए प्लीज काउंसलिंग के प्रोसेस को बहुत ध्यान से फॉलो करना है। ठीक है, ये मेन गेम यही होती है, एक बार नीट निकाल लिया दैट इज गुड, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके बाद में किस तरह से आपको अपनी सीट लेनी है एक अच्छे कॉलेज के अंदर, उसको क्रैक करना बहुत जरूरी है। उसके लिए काउंसलिंग की गेम को समझना बहुत जरूरी है, इट्स लाइक अ गेम ओनली। ठीक है, क्योंकि यहीं पे आके जो है बच्चा फंस जाता है और उसको अच्छा खासा, मैंने बताया ना कि 430 वाला बढ़िया कॉलेज ले जाएगा, 450 वाला रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेम गोज राउंड 4 राउंड 5 एंड स्टे वैकेंसीज उसके बाद आपके पास रिलीज होंगे। तो इन सारी चीजों में हम आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल आप चिंता मत करो। ठीक है, कोई भी कहीं पे दिक्कत आएगी तो विल बी हियर। एंड यस, ये पूरी लिस्ट है आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स की जो आपको चाहिए होगी ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो एटलीस्ट और कुछ नहीं, अभी रिजल्ट जब तक नहीं आ रहा, तो जिन जिनको पता है कि इस बार यार मेरा एडमिशन होने वाला है, अच्छा खासा नंबर उनका आ रहा है, तो एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट्स अपने जो है इकट्ठा करके एक फोल्डर बना के आप लोग रख लीजिए। तो क्या क्या चाहिए आपको, 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए, स्कूल का टीसी चाहिए आपको, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसके अलावा स्टेट कोटा में जब आप अप्लाई करेंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, फेंका तो नहीं है ना बेटा, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म का जो कंफर्मेशन पेज है वो वहां पे चाहिए होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। नीट एडमिट कार्ड जहां पे आपके इन्विजिलेटर के साइन थे वो चाहिए होगा। ठीक है, उसके अलावा नीट का जो स्कोर कार्ड है वो अभी तक आया नहीं है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसका जो स्कोर कार्ड है उसका भी आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। एंड उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड,
अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट वहां पे देना होगा कि आपने क्यों ड्रॉप लिया था, बेसिकली उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट होता है। एंड उसके अलावा फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगे पासपोर्ट साइज 8 से 10 आप लेके रख लीजिए, और सेम होनी चाहिए जो आपके नीट एग्जाम के टाइम पे फॉर्म में आपने लगाई थी। आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी, ठीक है। देन अलॉटमेंट लेटर, ये आपको अलॉटमेंट लेटर काउंसलिंग के टाइम पे मिलेगा, ठीक है। जहां पर भी आपकी अलॉटमेंट हो रही होगी उसको आप डाउनलोड करेंगे वेबसाइट पे से जाके। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ये सिर्फ तेलंगाना के लोगों को चाहिए होता है, तेलंगाना के बच्चों को चाहिए। एंड यस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब बन जाता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करके रख लो, है ना। ऐसा ना हो कि फर्ज क्रिएट हो जाए आपकी लाइफ में, एकदम से फिर रिजल्ट भी आ गया, फिर काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी जो भी ये समय मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। एंड यस बेटा, अभी भी अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हें काउंसलिंग में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, पहली बार अगर तुम काउंसलिंग में बैठ रहे हो, या इवन अगर आप लास्ट टाइम काउंसलिंग में बैठे थे एंड आपने देखा कि आप किस तरह से वहां पे जो है लेते लेते सीट्स रह गई, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। सो इसीलिए बच्चे हमारी टीम आपके लिए है, कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। कोई भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए 7838501509। एंड यस बेटा, आप यहां से डायरेक्टली क्यूआर को स्कैन करके हमारा काउंसलिंग के ये फ्री काउंसलिंग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। दो हमारे पास है, दैट इज लाइट एंड प्लस। लाइट इज ओनली फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कोई भी आपको सीट चाहिए, बीडीएस चाहिए, आयुष चाहिए, कोई भी चाहिए, क्योंकि देखो अभी मैंने जितना भी बताया अभी सब मैंने एमबीबीएस का आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस बताया है, राइट। लेकिन उसी सेम टाइम पे नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको बीडीएस में मिलता है, आपको आयुष में मिलता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपको इंटरेस्ट है कि चलो एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो आयुष में मिल जाए या बीडीएस में मिल जाए, तो आपको यहाँ पे इस लाइट वाले कोर्स में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड आपको जो है यहाँ से भाई एक ना एक सीट तुमको दिलवा देंगे अगर तुम डिजर्विंग होंगे और उतने नंबर तुम्हारे आ रहे होंगे। एंड प्लस वाला जो है बच्चे, इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट में भी अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपकी हेल्प की जाएगी। ये आपका 3000 का कोर्स है, ये आपका 5000 का कोर्स है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर तुम मार्केट में जाओगे तो ऑफलाइन तुमको 25-30 हजार से कम, दिस इज द मिनिमल प्राइस आई एम टेलिंग, ठीक है। सो इससे कम तो मार्केट में कोई तुमको काउंसलिंग देता ही नहीं है, प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी ही नहीं। यहाँ पे तुम्हें हर चीज में हेल्प की जाएगी, ठीक है। तुम्हें पर्सनल काउंसलर मिलेगा, तुम्हें स्मार्ट कॉलेज एंड कोटा प्लानिंग मिलेगी, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प मिलेगी, वेरिफिकेशन भी होगा तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का, कि पता चले डॉक्यूमेंट्स ही वहां पे जो है तुम्हारे वेरीफाई ना हो या रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। वो सारी चीजों की ध्यान रखा जाएगा। नीट काउंसलिंग की प्रॉपर प्लेबुक मिलेगी तुमको, प्रेफरेंस लिस्ट बना के देंगे, रैंक प्रेडिक्टर देंगे, एवरीथिंग, हर चीज में तुमको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल। एंड यस, मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे जो है इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो है आराम से इस बार नीट निकलने वाला है, मतलब नीट तो निकल ही चुका है, आपको पता चल गया होगा, एंड इस बार ही जो है आप डॉक्टर बनने वाले। मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये आपकी और हमारी एक साथ मेहनत की सफलता होने वाली है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।